अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बायोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर सलाहुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है उर्दू बायोलॉजी। और इसमें मैं अपने जो 9th और 10th के जो बायोलॉजी के लेक्चर्स हैं वो उर्दू में अपलोड करता हूं। इंशाल्लाह 9th और 10th के लेक्चर अपलोड करने के बाद इंशाल्लाह FEC के लेक्चर भी मैं स्टार्ट कर दूँगा। तो मेरा जो पहला मकसद है वो ये कि 9th और 10th के बायोलॉजी के लेक्चर जो हैं वो मैं अपलोड कर लूँ। उसके बाद इंशाल्लाह FEC के भी लेक्चर मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो खुशी हुई है मुझे कि आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देखा, उसमें अप्रिशिएट किया, आपने कमेंट्स किए और बहुत खुशी होती है। एक थोड़ी सी कमी आ रही है कि आप जो लोग लेक्चर को देखते हैं, कमेंट करते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो काइंडली लेक्चर को लाइक कर लिया करें। उसके बाद जो लेक्चर होता है उसको पूरा देख लिया करें। आप उसमें से मेन पॉइंट देख लेते हैं लेकिन उसमें से आपके बहुत सारे पॉइंट मिस भी हो जाते हैं। तो आपसे मैं ये एक अपने स्टूडेंट्स को ये नसीहत करूँगा कि लेक्चर को पूरा देखा करें ताकि आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। नेक्स्ट हम आज 10th बायोलॉजी का अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत ही कंसेप्ट वाला चैप्टर है और बहुत ही अहम चैप्टर है। एक स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि सर आप लेक्चर के दौरान जब कोई अहम शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs या लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कोई अहम सवाल आए तो आप वीडियो के दौरान, लेक्चर के दौरान ये बता दिया करें ताकि हमें वो आसानी हो सके उन टॉपिक्स को याद करने में। तो आइए हम अपने चैप्टर नंबर 15 जो कि विरासत का चैप्टर है उसको आज डिस्कस करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि विरासत दरअसल है क्या। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं विरासत की, जो कि इंग्लिश में हम कहते हैं इनहेरिटेंस। बेटा अब विरासत को कई सालों से इंसान ने समझने की कोशिश की है कि जब इंसान इस दुनिया में आया तो उसके जहन में ये बातें लाजमी आती हैं कि जी जो खुसूसियात मुंतकिल हुई हैं वालिदैन से औलाद के अंदर, यानी आप खुद अपने आप को देख लो कि या अगर मैं हूँ या आप हो, आप अपने आप को देख लो, जज करो, तो आपकी कुछ खुसूसियात आपकी अम्मी पे गई होंगी, कुछ खुसूसियात आपके अब्बू पे गई होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक मजमुआ हो दोनों वालिदैन की खुसूसियात का। तो इसे तो हम विरासत कहते हैं, लेकिन साइंसदानों के जहन में ये बातें आती रहीं और उन्होंने इसका हल भी, मतलब इसका जवाब भी ढूंढ लिया। वो ये कहते थे आखिर वो कौन सी चीज़ है जो इन खुसूसियात को वालिदैन से औलाद में मुंतकिल कराती है। इसके ऊपर कई सालों तक रिसर्च जारी रही, फिर जाके जो नई फाइंडिंग्स आई उन फाइंडिंग के लिहाज से फिर नए जो है वो दरियाफ्त जो है वो बयान की गई। तो बात करते हैं कि वो खुसूसियात जो वालिदैन से औलाद में मुंतकिल होती हैं हम उन्हें ट्रेट्स कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं? बेटा ट्रेट्स कहते हैं। और यही ट्रेट्स, कौन सी ट्रेट्स? मसलन आपका कद हो गया, वज़न हो गया, आपके बालों का कलर, आपके स्किन का कलर, आपकी आवाज़, ठीक है, उसके बाद आपके चेहरे की शेप, आँखों की शेप, फेस, लिप्स, ये मतलब जो भी आपके अंदर खुसूसियात होंगी उन सब को हम ट्रेट्स कहते हैं। और यही ट्रेट्स ही हैं जो कि वालिदैन से औलाद के अंदर जो है वो मुंतकिल होती हैं। तो बेटा काफ़ी रिसर्च के बाद पता चला, ये वजह ढूंढने की कोशिश की गई कि वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन खुसूसियात को वालिदैन से औलाद में मुंतकिल करते हैं। तो साइंसदानों ने अपनी भरपूर रिसर्च के बाद दरियाफ्त किया कि इंसान के सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो बेटा प्रीवियस लेक्चर में आप लोग ये पढ़ चुके हो, क्रोमोसोम ही हैं जो हमारे जिस्म की जो खुसूसियात होती हैं उसको डिटरमाइन करते हैं। तो क्रोमोसोम के ऊपर बेटा क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। अगर मैं आपको एक जनरल सा कंसेप्ट दे दूं तो आप ये समझें कि ये क्या हो गया बेटा? एक सेल हो गया। अच्छा, सेल के अंदर बेटा क्या होते हैं? यही क्रोमेटिन मटेरियल होता है जो के बाद में क्रोमोसोम की शक्ल। इसको मैं बाहर निकालता हूँ, ये हो गया बेटा क्रोमोसोम। और इसी क्रोमोसोम में बेटा क्या होता है? DNA होता है बेटा। और ये जो DNA है, इसी DNA के ऊपर बेटा क्या होते हैं? जीन्स। ठीक है बेटा,
जीन्स होते हैं, और यही जीन्स ही हैं बेटा जो कि हमारे जिस्म के अंदर मखसूस खुसूसियात को बनाते हैं। ठीक हो गया बेटा। तो अगर हम देखें कि सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं उसके अंदर ये जो जीन्स होते हैं या डीएनए होता है, ये किस तरह तरतीब आता है। होता ये है बेटा कि जब सेल के अंदर जब सेल तकसीम नहीं हो रहा होता, यानी नॉर्मल हालत में होता है, तो उसके अंदर क्रोमोसोम धागा नुमा हालत में होते हैं। जब क्रोमोसोम धागा नुमा हालत में होंगे, धागे की शक्ल में होंगे, तो उस टाइम हम क्रोमोसोम को क्या कहेंगे बेटा, क्रोमैटिन कहेंगे, जो कि ये शक्ल है। न्यूक्लियस के अंदर जब क्रोमोसोम धागे की शक्ल में होंगे तब हम उसे क्या कहेंगे बेटा, क्रोमैटिन कहेंगे। अच्छा, क्रोमैटिन के जो क्रोमैटिन होता है ये क्रोमोसोम के अंदर तरतीब पाता है बेटा। किसके अंदर बेटा, क्रोमोसोम। ये क्या है बेटा, क्रोमोसोम है। अच्छा, क्रोमोसोम के अंदर तरतीब पाता है। अच्छा, मज़ीद अगर हम देखें कि जब ये क्रोमोसोम क्रोमैटिन की शक्ल में होता है, धागा नुमा साख्त में होता है, जब हम देखें तो होता ये है कि एक प्रोटीन होती है, ये जो आपको गोल दायरे में नज़र आ रही है, इससे हम प्रोटीन कहते हैं, जिसे हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन इसे कहते हैं बेटा। अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन है बेटा, इसके ऊपर जो डीएनए है, ये वाला डीएनए इसके ऊपर लिपटा होता है। क्या होता है बेटा, इसके ऊपर लिपटा होता है। तो जब ये लिपटा होता है तो इसके इन दोनों के मजमूए को, यानी डीएनए और प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन के मजमूए को हम क्या कहते हैं बेटा, न्यूक्लियोसोम कहते हैं बेटा। और अगर माइक्रोस्कोप के ज़रिए आप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए जब आप क्रोमोसोम डीएनए को देखते हो, जब इसके ऊपर लिपटा होता है, तो ऐसे दिखाई देता है कि जैसे तस्बीह के दाने हों। यानी आप तस्बीह को देखें ना, तो तस्बीह के दानों से धागा गुजर रहा होता है और वो सारे एक दूसरे से इंटैक्ट होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब आप क्रोमोसोम की शक्ल को क्रोमैटिन की शक्ल को देखते हो, तो आपको वैसे दिखाई देता है कि डीएनए एक हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लिपटा होता है और ऐसे लगता है जैसे धागे में मोती पुरोए हुए हों, धागे में क्या लगे हुए हों, मोती लगे हुए हों। तो बेटा ये कुछ साख्त थी क्रोमोसोम की जो कि मैंने आपको बयान की है, और इस लिहाज से इसके स्ट्रक्चर को भी यहाँ पे जो है वो बयान किया गया है। उम्मीद है आपको ये स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम ये देखते हैं बेटा कि जो हमारा जिस्म है, इसके खुशियात बनाने में डीएनए जो है वो कैसे अपना किरदार अदा करता है। अब बेटा हो तो ये है कि हमारे जिस्म के अंदर मखसूस प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, मखसूस करैक्टर बनते हैं, प्रोटीन इसमें इन्वॉल्व होती है। तो ये प्रोटीन बनाने के लिए आपको पता है कि प्रोटीन जो है वो दरअसल बनी होती है किससे, अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड से ये प्रोटीन बनी होती है बेटा। अब ये जो प्रोटीन है और ये जो अमाइनो एसिड हैं, ये जब एक मखसूस तरतीब में आते हैं, एक मखसूस तरतीब, उनको एक जिसमें एक कोड होता है, उसी कोड के मुताबिक ये तरतीब में पाएंगे तो एक मखसूस प्रोटीन बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। अब एक प्रोटीन को बनाने के लिए जो अमाइनो एसिड की मखसूस तरतीब का कोड है वो कहाँ से आता है कि ये अमाइनो एसिड जुड़ेंगे तो ये प्रोटीन बनेगी। तो ये वाली तरतीब कौन देता है, तो बेटा यही वाली तरतीब दरअसल हमारा यही डीएनए देता है। ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है कि डीएनए किस तरह काम करता है, और यही वाली मैं बात बता रहा हूँ कि तमाम प्रोटीन को बनाने के लिए जो मैसेज होता है, जो कोड होता है, वो हमारे इस डीएनए के पास होता है बेटा। अब आपको पता है कि प्रोटीन जो होती है वो हमारी कौन सी ऑर्गेनली बनाती है, वो बनाती है बेटा राइबोसोम। अब अपने बात को समझना, ये कंसेप्ट में दे रहा हूँ, बात को समझना। होता क्या है, होता ये है बेटा कि जब एक मखसूस प्रोटीन बनानी होती है तो ये अगर हमारा सेल है और ये हमारे सेल का क्या है बेटा, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद है बेटा, डीएनए मौजूद है। अब क्या होगा, ये साइटोप्लाज्म है और इसी साइटोप्लाज्म में क्या मौजूद है बेटा, राइबोसोम मौजूद है। अब बेटा याद रखना, राइबोसोम के पास अमाइनो एसिड की तरतीब वाला मैसेज आएगा तो राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा, अदरवाइज वो प्रोटीन नहीं बनाएगा। इसलिए होता क्या है कि सबसे पहले जो आरएनए है बेटा,
क्या है बेटा? RNA। RNA होता है सेल के न्यूक्लियस के अंदर, RNA जाएगा और DNA के ऊपर एक मखसूस प्रोटीन को बनाने का जो कोड होगा उसको कॉपी करेगा, ठीक है, उसकी नकल करेगा। तब ये जो RNA होगा ये बन जाएगा mRNA, जिसे हम क्या कहेंगे बेटा? मैसेंजर RNA। अब ये जो मैसेंजर RNA है, इस मैसेंजर RNA के पास अब वो कोड आ गया है जो कि एक मखसूस प्रोटीन को बनाने के लिए चाहिए। अब ये जो अमल हुआ कि RNA ने DNA से प्रोटीन बनाने का मैसेज पढ़ लिया, अब वो तब्दील हो गया मैसेंजर RNA में, तो इस अमल को हम क्या कहते हैं बेटा? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। कि जब DNA से RNA बनता है तो इस अमल को हम बेटा क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर क्या होगा बेटा? मैसेंजर RNA यहाँ से निकलकर, कहाँ से? न्यूक्लियस से निकलकर फिर ये आ जाता है किसके पास? राइबोसोम के पास। राइबोसोम के पास जब बेटा आता है तो राइबोसोम के ऊपर होता है ट्रांसफर RNA बेटा। कौन सा RNA पैदा होता है? ट्रांसफर RNA, जिसे हम क्या कहते हैं? tRNA। ये जो tRNA है बेटा, ये tRNA उस मैसेंजर RNA के ऊपर जो कोड होगा उसको पढ़ेगा। वो जो कोड जो कि कहाँ से आया है? DNA से आया है। अब वो जो कोड पढ़ेगा तो उसके मुताबिक ये क्या रिलीज करेगा? अमाइनो एसिड रिलीज करेगा। तो यहाँ पर राइबोसोम क्या करता जाएगा? उस मखसूस तरतीब के साथ क्या करेगा? अमाइनो एसिड को जोड़ता जाएगा। ये अमाइनो एसिड जुड़ रहे हैं। ये जो अमाइनो एसिड जिस तरतीब से जुड़ रहे हैं वो तरतीब कौन लेके आया था? मैसेंजर RNA लेके आया था। किससे? DNA से लेकर आया था। अब क्या होगा? जब ये मखसूस तरतीब के साथ अमाइनो एसिड जुड़ जाएंगे तो अब ये क्या बन चुकी है बेटा? प्रोटीन बन चुकी है बेटा। क्या बन चुकी है बेटा? प्रोटीन बन चुकी है। तो जब राइबोसोम मैसेंजर RNA की तरतीब को पढ़ता है तो बेटा हम इसे क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। यानी उस तरतीब को ट्रांसलेट करता है, उसका तर्जमा करके उसके मुताबिक अमाइनो एसिड जोड़ देता है और नई प्रोटीन जो है वो बन जाती है बेटा। तो ये एक DNA का काम करने का तरीका है कि इसके पास अगर मैं हूँ, मेरा एक सेल ले लिया जाए तो उस मेरे एक सेल के अंदर वो तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होगी जो एक पूरा मेरा जिस्म बनाने की जिम्मेदार होगी। ठीक हो गया बेटा? तो सेल के अंदर ये क्रोमोसोम होते हैं जो हमारे जिस्म की पूरी इंफॉर्मेशन रखते हैं, हमारे जिस्म को बनाने की, चलाने की पूरी इंफॉर्मेशन रखते हैं। अब बेटा होता ये है कि ये एक क्रोमोसोम, याद रखना बेटा, ये जो क्रोमोसोम है इसके ये जो आपको कान नजर आ रहे हैं इन्हें आर्म्स कहते हैं। क्रोमोसोम के आर्म्स, बाजू, तो इन्हें हम कहते हैं क्रोमैटिड। माइटेड कहते हैं। और अगर बेटा दो क्रोमोसोम एक साथ आ जाएं, अगर दो क्रोमोसोम एक साथ आ जाएं तो इनको हम बेटा कहते हैं कि ये क्या है बेटा? होमोलोगस क्रोमोसोम। यानी ये दो क्रोमोसोम एक जैसे हैं तो इन्हें हम क्या कहेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे बेटा। ठीक है बेटा? अच्छा, अब ये जो क्रोमोसोम होते हैं, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, ये देखिए दरअसल एक जोड़ा होता है। अब याद रखना बेटा, इंसान के अंदर यही होमोलोगस क्रोमोसोम के टोटल 23 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 23 जोड़े। और टोटल कितने क्रोमोसोम होंगे इंसान के अंदर? 46 क्रोमोसोम होंगे बेटा। कितने होंगे बेटा? 46 क्रोमोसोम होंगे। और जोड़े कितने होंगे होमोलोगस क्रोमोसोम के? 23 जोड़े होंगे। अब होता क्या है बेटा, आपने पढ़ा था 9th के अंदर चैप्टर नंबर 5 में कि मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं। तो जब क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं तो बेटा होता क्या है कि आपको याद होगा मियोसिस होती थी एग और स्पर्म में। एग और स्पर्म, अगर आप याद करें तो एग के अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन सिंगल, और स्पर्म के अंदर भी कितने होते हैं बेटा? 23 होते हैं, इधर भी सिंगल। जब एग और स्पर्म मिलते हैं तो फिर ये दोबारा से कितना हो जाते हैं? 46 हो जाते हैं एक नए जानदार के अंदर। ठीक है? तो इंसान जो होता है दरअसल टोटल 46 क्रोमोसोम से मिलकर बना होता है। ठीक है बेटा? ये क्रोमोसोम आधे किसके जरिए होते हैं? मियोसिस के जरिए होते हैं। और अगर बेटा मेल और फीमेल के मिलाप से मिलाप ना हो तो जाहिर बात है फिर अगले साल की परवान नहीं चढ़ेगी, तगयरात नहीं आएंगे, तब्दीलियाँ नहीं आएंगी। तो मियोसिस का होना ज़रूरी है क्या? फर्टिलाइजेशन के लिए, दो जानदारों के मिलाप के लिए। ठीक है बेटा? तो
इस तरीके से हमारा जो डीएनए होता है वो अपना किरदार अदा करता है अपने हमारे जिस्म के अंदर जो भी तामरात होते हैं उसको चलाने में। ठीक हो गया बेटा? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रोल समझ आ गया होगा कि डीएनए कैसे काम करता है और डीएनए किस तरीके से तरतीब पाता है, क्रोमोसोम किस तरह से होते हैं, क्या क्या उनका फेल होता है हमारे जिस्म के अंदर। ठीक हो गया बेटा? अच्छा, अब होता क्या है बेटा कि हमारा जो डीएनए है, डीएनए के ऊपर बेटा क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर वो एक मखसूस जगह होती है, वो एक मखसूस हिस्सा जो कि हमारे जिस्म की मखसूस खसूसियात को लेकर चलता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? जीन कहते हैं। और डीएनए के ऊपर डीएनए की मखसूस जगह पे ऊपर जो जीन की एक पोजीशन होती है उसे हम बेटा क्या कहते हैं? लोकस कहते हैं बेटा। तो ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था बेटा। उम्मीद है आपको इसमें से बातें समझ आ गई होंगी। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। अक्सर बच्चों ने क्वेश्चन किए हैं, आप भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आंसर दूंगा। व्हाट्सएप पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी अगली वीडियो जो होगी वो कि जो 9th और 10th का कम्बिनेशन है उसके ऊपर मैं एक अगली वीडियो बनाऊंगा और डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से आपने 9th और 10th के शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन को जो है वो स्टडी करना है, तैयार करना है। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द एक अगले लेक्चर के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।